इतना बड़ा पैंडेमिक 100 साल के बाद आया है, इसने दुनिया हिला के रख दी है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग हॉल, उसमें कोई शक नहीं है। ये जल्दी से ना बीमारी जाने वाली है, ना ही जल्दी से ये कंप्लीट लॉकडाउन हटेगा। देखिए, लॉकडाउन की वजह से इंडिया इज स्टिल डूइंग वेल, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हो सकता है कि नंबर्स हजारों में नहीं होते, लाखों में होते। वैक्सीन जो है इस वक्त कम से कम 72 कंपनी वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। एक तरीके से रेस लगी हुई है। उनमें 6 कंपनीज इंडिया की भी है। प्लाज्मा थेरेपी जहां तक मैं सोचता हूं कि ये सक्सेसफुल होगी ही होगी। हमने तो अभी एक ही केस ट्रीट किया है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए आपने ताली बजाई, बर्तन बजाए थे, उन लोगों को नहीं समझते कि आप वो किसका फायदा कर रहे हैं। इस तरह के जब इंसिडेंट हुए हैं या डॉक्टर्स के अटैक में बहुत शर्मनाक हरकतें हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, जगबाणी टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रमित। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया पर, देश पर ये महासंकट छाया हुआ है, तो इस बीच हम कोरोना वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, जो इसके संकट मोचक हैं, उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कोरोना वॉरियर, हमारे साथ है डॉक्टर MS कंवर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के। कंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। अभी तो ठीक ही हैं हम तो। काफी बिजी चल रहा है, क्योंकि आजकल आई एम डायरेक्टिंग द कोविड प्रोग्राम। तो इस वक्त तकरीबन 40 के करीब पेशेंट्स हैं, तो वो मेरी सुपरविजन में चल रहे हैं अभी, उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो काफी हेक्टिक है। मैं तो अभी हॉस्पिटल में रह रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, और 1-2 दिन अभी और भी रहूंगा यहीं पे। क्वारंटीन वाला केस है। मेरा अगला सवाल यही था कि हाउस द जोश, क्योंकि ये टाइम जो है बिल्कुल लंबा चलने वाला है। बिल्कुल लंबा चलने वाला है, और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग हॉल। उसमें कोई शक नहीं है। ये जल्दी से ना बीमारी जाने वाली है, ना ही जल्दी से ये कंप्लीट लॉकडाउन हटेगा। हम नहीं सोचते ऐसा। जी, तो फिर डॉक्टर, जब केसेस 23,000 के पार इंडिया में हो चुके हैं और 700 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, और आंकड़ा जो है वो काफी बड़ा है दुनिया भर की अगर हम बात करें, तो अभी हम किस स्टेज पे खड़े हैं? देखिए, लॉकडाउन की वजह से इंडिया इज स्टिल डूइंग वेल, डूइंग प्रेटी वेल, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हो सकता है कि नंबर्स हजारों में नहीं होते, लाखों में होते। आप अमेरिका की हालत देखिए, तकरीबन 8.5 पौने 9 लाख के करीब पेशेंट हो गए वहां पे, विच इज अ ह्यूज नंबर। आप, और ये डिजीज तकरीबन एक ही टाइम पे आई थी दोनों कंट्रीज में। अगर आप फर्स्ट केस देखें तो इंडिया और यूएसए में तकरीबन एक ही टाइम पे, बल्कि यूएसए के शायद 2-4 दिन बाद ही इंडिया में आया होगा। लेकिन ये देखिए कि कितना फर्क हो गया। 27,000 कहां पे है और 8.9 लाख कहां पे है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है यूएसए से। ये सब देखते हुए आई थिंक वी हैव डन रिमार्केबली वेल, और पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया है बाय एंड लार्ज। देखो, स्ट्रे इंसिडेंट्स तो हियर एंड देयर इतने बड़े कंट्री में होंगे ही, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने और पब्लिक ने भी बहुत साथ दिया है। जी, आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारत को अभी कितना अलर्ट होना चाहिए? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, ये बातचीत तो हो ही रही है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, तो कितना और अलर्ट हमें रहने की जरूरत है इस पर? अभी वक्त है। ये कब लॉकडाउन कंप्लीटली खुलेगा भाई आप कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि जैसे जैसे ग्रीन जोन्स हमारे हम जानते हैं, आइडेंटिफाइड हैं कि कौन से ग्रीन जोन्स हैं, वहां पे हम लॉकडाउन धीरे धीरे खोल सकते हैं। उसके भी तरीके हैं,
लेकिन ये इतनी जल्दी भी सब कुछ मत सोचे कि नॉर्मल होने वाला है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब अभी आप हॉस्पिटल में आप खुद बता रहे हैं, लगातार आप कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं। ट्रीटमेंट को लेकर इन दिनों क्या चर्चा चल रही है? बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो वेबिनार चल रहे हैं, उनमें भी आप जुड़ रहे हैं। ट्रीटमेंट को लेकर क्या चर्चा हो रही है? ट्रीटमेंट हम बेसिकली पेशेंट की कंडीशन देखते हैं। अगर तो बिल्कुल स्टेबल है पेशेंट, तो हम कोई ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, सिर्फ उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। अगर लगे कि थोड़ा पेशेंट सिक लग रहा है, तो हम उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ में एजिथ्रोमाइसिन भी कंबाइन करते हैं। लेकिन हम ऐसे केसेस में ईसीजी डेली करते हैं, ताकि कोई ऐसे इंडिकेशन ना हमें नजर आए जिसमें कि लगे कि एक हम क्यूटी इंटरवल कहते हैं, उसकी वजह से रिदम खराब हो सकती है। वो चीजें अगर हमें इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाए तो हम दवाइयां चेंज कर देते हैं। और इसके अलावा हमने और भी ट्राई किए हैं दवाइयां। जैसे एक मेरा जो फर्स्ट केस था 2 महीने पहले की बात है, तो उसमें एक एंटीवायरल का कॉम्बिनेशन होता है, लोपिम्यून के नाम पे वो कॉम्बिनेशन आता है, रिटोनाविर और लोपिनाविर उसमें होते हैं। मैंने वो भी ट्राई किया था उस केस में। और हम एक केस में इस वक्त पेशेंट एडमिट है हमारे पास कोविड आईसीयू में, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा भी यूज कर रहे हैं, किया है, और पेशेंट उससे बेटर भी हुआ है। अभी आईसीयू से निकलने वाली हालत नहीं है, लेकिन पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। सो ये सब कुछ हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से भी चलते हैं। ये भी डिसाइड करते हैं हम किस केस में हम किस स्टेज पे हमें कोएगुलेशन का भी ख्याल रखना है। एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं हम, और एंटीकोएगुलेंट्स की डोज कितनी देनी है, प्रिवेंटिव डोज देनी है या कि ट्रीटमेंट की डोज देनी है, वो भी हम हिसाब रखते हैं। स्टीरॉइड्स हम किस स्टेज पे पेशेंट को देना है। अगर लगे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो हम ऐसे केस में स्टीरॉइड भी देते हैं और उसका रिस्पांस मॉनिटर करते हैं। साथ में ये भी ख्याल रखते हैं कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं साथ में पैदा हो रही। कई लोगों को कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, दूसरी बीमारियां साथ साथ चल रही होती हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। किडनी का, हार्ट का ख्याल रखना पड़ता है। कईयों के लिवर फंक्शन खराब होने शुरू होते हैं, वो ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं पेशेंट्स कि वो स्टेबल ही रहते हैं। दवाई से कम केसेस में देखने को मिलता है कि एक बार हमारे पास पहुंच जाएं तो हमारे देखते देखते वो खराब होना शुरू हो गए, ऐसा बड़ा कम दिखता है। जी डॉक्टर साहब, चिंता की बात कितनी है, क्योंकि कोरोना मतलब देखिए सारी सड़कें, सारी दुनिया, मतलब सब कुछ खाली करवा दिया, सब अपने घरों में दुबक कर बैठ गए, मतलब जो भी दिशा निर्देश हैं इस हिसाब से चिंता कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, अभी भी बहुत बड़ी है। ये इतना बड़ा पैंडेमिक 100 साल के बाद आया है, इसने दुनिया हिला के रख दी है। और जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हुई है, जैसे यूएसए है, स्पेन है, इटली है, इवन यूके है, और शुरू में चाइना में एकदम से, उनके तो फिगर्स हमें पता ही नहीं कि कितने एक्चुअल फिगर्स हैं, लेकिन जो भी हैं, जिस तरीके से आग लगी थी एक तरीके से वुहान में, तो वो ये और दुनिया के 185 मुल्कों में फैल गई देखते देखते। सो बहुत चिंता का विषय है, इसीलिए लोग बहुत केयरफुल भी हैं। इतने ज्यादा जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लॉकडाउन के, फिजिकल डिस्टेंसिंग के, हैंड हाइजीन्स के, ये सारी चीजें जो लोग, एक एक इंसान को हिंदुस्तान में अब इस चीज की समझ है कि ये क्या है और हमें क्या करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर या इसकी दवाई को लेकर कब तक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, लेकिन आगे लॉकडाउन कभी ना कभी धीरे धीरे ये सारी चीजें खुलेंगी ही, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है कि वैक्सीन कब आएगी या मेडिसिन कब आएगी, और उससे पहले हमें कैसे सावधानी से चलना है? तो वैक्सीन और मेडिसिन। वैक्सीन जो है इस वक्त कम से कम 72 कंपनीज वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, एक तरीके से रेस लगी हुई है। उनमें 6 कंपनीज इंडिया की भी हैं। देखिए, इंडिया वैक्सीन के मामले में काफी आगे है और कई ओरिजिनल वैक्सीन इंडिया ने बनाई हैं, तो इसलिए
कोई बड़ी बात नहीं कि ये जो ऑक्सफोर्ड के साथ ट्रायल में इंडिया शामिल है या जो दूसरी कंपनियां भी इंडिया में बना रही हैं कि वो इस दौड़ में काफी आगे रहें। जितना भी जल्दी कर लें, ये मुश्किल लगता है कि इस साल में हमें वैक्सीन मिल जाएगी। अगर मिल भी जाएगी, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन इतनी हो जाए कि सारी दुनिया में वैक्सीन लग जाए, नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा। लेकिन हाँ, 2021 में समटाइम वैक्सीन होपफुली इफेक्टिव भी बन जाएगी और ये प्रूव भी हो जाए कि इफेक्टिव है और ये पब्लिक को सारी दुनिया में लग भी जाएगी। उसमें टाइम लगता है लेकिन ये हो जाएगा, ना होने का मतलब नहीं, लेकिन उसमें वक्त है। उस वक्त तक ये हमें इस डिजीज को झेलना होगा। हमें दवाइयां भी बहुत मिल सकती हैं, बहुत ट्रायल हो रहे हैं इस वक्त कई मेडिसिन पे, और हो सकता है कि के बारे में तो बता रहे हैं कि आप कैसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी लगातार जुड़ रहे हैं, तो बाकी जगह से क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं? आपने तो कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन बाकी जगह क्या चुनौतियां पेश आ रही? सेम इस वक्त सारी दुनिया एक ही तरीके से सोच रही है और एक ही तरीके के एक्शन ले रही है। हमारी ट्रीटमेंट में और कहीं दूसरी दुनिया में किसी पार्ट के में देखा जाए तो वहां पे ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। वही चीजें वो सोच रहे हैं, वही हम सोच रहे हैं। एक दो दवाइयां एंटीवायरल्स हैं जैसे रेमडेसिविर, उसके ट्रायल्स हो रहे हैं। जहां जहां वो चीज अवेलेबल हो रही है वहां पे वो देनी भी शुरू कर रहे हैं। और एक हम सोच रहे हैं कि एक फेविपिराविर एक मेडिसिन होती है जो कि एंटीवायरल है, ओरल होती है, वो इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ते। वो भी लगता है जल्दी ही हमें मिल जाएगी, कुछ महीने लग सकते हैं। तो ये चीजें जब हमारे पास आ जाएंगी तो हमारे पास और आर्मामेंटेरियम हो जाएगा इस डिजीज को रोकने का, और ताकि मोर्टेलिटी भी ना बढ़े और डिजीज भी काबू में रहे। डॉक्टर साहब, दिल्ली सरकार कह रही है कि उसने प्लाज्मा थेरेपी का एक्सपर्ट्स के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उन्होंने 4 मरीजों को इसका फायदा पाया है और वो कह रहे हैं कि इसको आगे और बढ़ाने के लिए हम आगे केंद्र सरकार से जो है वो मदद मांगेंगे, उनसे बात करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी के जरा मायने समझाइए। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जहां तक मैं सोचता हूं कि ये सक्सेसफुल होगी ही होगी। हमने तो अभी एक ही केस ट्रीट किया है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और ये अभी इट्स इन वेरी अर्ली स्टेजेस। कुछ 5 केसेस का इनिशियल ट्रायल एक चाइना से आया था, फिर 10 केसेस की रिपोर्ट आई थी, फिर स्पोरेडिक इधर उधर एनेक्डोटल रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ठीक ही आ रही हैं, अच्छी ही आ रही हैं। होता क्या है, जब एक पेशेंट को बीमारी होती है तो उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। वो एंटीबॉडीज जो है अब हमारे ब्लड में आ गई और वो रहती हैं, काफी देर तक रहती हैं। अभी ये हमें मालूम नहीं है कि कोविड-19 की एंटीबॉडीज कितनी देर रहेंगी बीमारी के बाद, लेकिन हर एक बीमारी में वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और काफी देर तक रहती हैं। सो ये क्या किया जाता है कि जिस इंसान में बीमारी तो खत्म हो गई, उसके पीसीआर टेस्ट लगातार नेगेटिव आ गए और उसके बाद कुछ हफ्ते निकल गए और एंटीबॉडी अगर हम टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी में हम पाते हैं कि आईजीजी लेवल पॉजिटिव है, तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज हैं लेकिन बीमारी नहीं है। अब तो उसका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। एक इंसान 800 सीसी तक दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो एक ही बार लेना है, उसको 2-3 सिटिंग में ले सकते हैं आप। तो एक पेशेंट में हमें 200 मिलीलीटर चाहिए होता है। वो प्लाज्मा फेरेसिस एफेरेसिस की टेक्निक से उसको सेल्स को अलग किया जाता है, प्लाज्मा और एंटीबॉडीज जो है वो अलग हो जाती है। ये जो 200 ml बनता है उसको हम एक ऐसे मरीज में इंजेक्ट करते हैं जो कि सिक हो काफी। ये एक ऑर्डिनरी के केस में नहीं दी जाती। पेशेंट या तो वेंटिलेटर पे पहुंच गया हो या उस हालत में जा रहा हो, बड़ी हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो राइट कैंडिडेट्स हैं जिनमें कि हम ये इंजेक्ट करें तो वो एंटीबॉडीज जो कि वायरस के अगेंस्ट बॉडी में बन चुकी, वो जब मरीज में ट्रांसफर की जाती है तो वो उसकी
कैपेबिलिटी बढ़ा देती हैं वायरस को फाइट करने की, और पेशेंट्स काफी सीरियस हालत से बच के बाहर निकले हैं। जी डॉक्टर साहब, री इन्फेक्शन मतलब कोविड-19 क्या किसी को दोबारा भी पकड़ सकता है, अपनी चपेट में ले सकता है? देखिए, ये पॉइंट डिस्कशन काफी हो चुकी। इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने जो पहला टेस्ट किया जिसमें नेगेटिव आया, वो शायद ठीक से हुआ नहीं, या तो वो सैंपल ठीक से लिया नहीं गया, या उसकी टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, या उसको जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे टाइम ज्यादा लग गया, या उसको स्टोर नहीं ठीक किया गया। ये कई कारण होते हैं जिससे कि फॉल्स नेगेटिव आते हैं। और इसके इसके अलावा ये एक रेयर पॉसिबिलिटी है कि वायरस इतनी जल्दी म्यूटेट करता जा रहा है कि पहले अभी आपका बीमारी होके हटी है और म्यूटेशन ने आपको घेर लिया और आपको नया वायरस, नई फॉर्म का वायरस अटैक कर गया, तो आपको पीसीआर पॉजिटिव आ गया। सो वो पॉसिबिलिटी बड़ी कम लगती है। सो प्रोबेबली यही चीज है कि आपकी पहला टेस्ट जो है वो नेगेटिव इसलिए था कि अभी आपकी डिजीज पूरी कंट्रोल में नहीं थी, और ये कई बार वायरसेस काफी देर तक बॉडी में रहते हैं, और बाद में अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से री इन्फेक्शन हो गया। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक रिसर्च ये भी कह रही है कि वायरस जो है वो बड़ा म्यूटेट हो रहा है, 30 इसके म्यूटेंट्स आ गए हैं। लेकिन वो ये भी स्टडी किया गया कि जो इसके जिसकी वजह से इसको कोरोना कहा जाता है, स्पाइक्स जो हैं, या जो इसकी प्रोटीन कवरिंग है, उसमें कुछ म्यूटेशंस का ऐसा इफेक्ट नहीं है जिससे कि बीमारी एक नया रुख ले ले। तो वो पॉसिबिलिटी अभी लग नहीं रही, थैंकफुली। अगर वो हो जाता है तो इट इज ए कॉज ऑफ ग्रेव कंसर्न। जी। अच्छा, सिम्टम्स को लेकर आप क्या बदलाव देख रहे हैं? जैसे चर्चा चल रही है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें लक्षण ही नहीं है लेकिन वो कोरोना लेकर घूम रहे हैं। या यू आर राइट, ऐसा हो रहा है, ऐसे केस हम देख रहे हैं। कॉन्टैक्ट केसेस जब हम देखते हैं, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन टेस्ट इसलिए किया क्योंकि कॉन्टैक्ट केस है, इसमें पॉसिबिलिटी देखें है या नहीं है, और पेशेंट को पॉजिटिव पाया गया। ये आज भी 2 केस मेरे पास आए हैं ऐसे, जिसमें कि वो क्या डिनाई करते हैं कि कोई सिम्टम नहीं है। सो इस तरीके के केसेस अब आने शुरू हो गए हैं जिसमें कि सिम्टम ना के बराबर हैं या बिल्कुल नहीं है, पेशेंट डिनाई कर रहा है, या बड़े वेग से सिम्टम है, हल्की सी गले में खरखरी है, हल्का सा चेस्ट पेन है, वेग है, अजीब से थोड़ी सी बॉडी एक सा हल्का सा माइल्जिया जिसको आप नॉर्मली डिसमिस कर देंगे, या नाक में कुछ लगता है कि ड्राइनेस हो रही है, या स्मेल ठीक नहीं आ रही है, स्मेल का पता नहीं चल रहा है, या टेस्ट नहीं ठीक से लग रहा है, बड़े वेग से सिम्टम्स भी आ रहे हैं। हर एक केस में खांसी या बुखार हर एक केस में नहीं मिल रहा, ऐसे केस भी काफी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या खास आप टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी को लेकर सवाल उठ रहा है, और इन टोटलिटी मतलब सब लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इस वक्त क्या करें? देखिए, ऐसा है कि ओल्ड एज में तो इम्यूनिटी के इशू है ही हैं, और किसी को बीमारियां ऐसी हों कुछ, जैसे कि एस्थमा है, सीओपीडी है, पहले निमोनिया रहे हों, या एक इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस डिजीज होती है, ब्रोंकाइटिस है, या ओल्ड टीबी है, ये चीजें अगर हैं, या किसी को डायबिटीज है, या किसी को हार्ट डिजीज है, या किसी को लिवर डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या मलिग्नेंसी की वजह से कीमोथेरेपी पे हैं, या कोई ट्रांसप्लांट बॉडी में हुआ है, ये सारी सिचुएशंस में कुछ भी अगर है तो आपका रिस्क तो बढ़ ही जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि बच्चों में फॉर्चुनेटली कोई इतना ज्यादा, हाँ हम उसके बारे में केयरफुल तो होते हैं, लेकिन देखा जाए तो बच्चों में डिजीज इतनी ज्यादा नहीं पाई गई जितनी एडल्ट्स में पाई गई है। दिस इज ए गुड साइन। यस सर। डॉक्टर, लॉकडाउन को लेकर आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि देखिए, स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो बढ़ाया, आगे जो है कैसी सिचुएशन होगी, आप क्या उम्मीद करते हैं लॉकडाउन को? वेरी डिफिकल्ट टू से कि कब लॉकडाउन खुलेगा। ये जो 3 मई का डेट
विल कीप दैट डेट और नॉट। मैं सोचता हूं कि एक ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन जो है उसको नजर में रखते हुए ही लॉकडाउन खोलने की बात की जा सकती है, नहीं तो नहीं। ग्रीन जोन में ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ ऑफिसेज को खोला जाए, वो भी पार्शली, मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस, मेंटेनिंग ऑल प्रिकॉशंस ऑफ हाइजीन। और ई कॉमर्स और रिटेल को भी धीरे धीरे खोला जा सकता है। ये दोनों को इकट्ठे खोला जाएगा, ये तो होगा नहीं कि ई कॉमर्स को आपने खोल दिया कि जी घरों में आपके सामान पहुंच जाएगा, आप अमेज़न से खरीद लें, तो रिटेलर्स कहां जाएंगे वो। इनको बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसको आप धीरे धीरे खोलेंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि शुरू में ऑफिसेज विल बी इनकरेज्ड कि आप फुल स्टाफ को नहीं बुलाइए, 1/3 स्टाफ को बुलाएं, और इस तरीके से उनको हफ्ते में 2-2 दिन करके बुलाएं, ताकि ऑफिसेज में सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो सके। और सोडियम हाइपोक्लोराइड से हर 4 घंटे बाद ऑफिस एरिया को क्लीन किया जाए, और एवरीबडी शुड बी वेयरिंग ए मास्क। ये सारी प्रिकॉशन लेते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की बात की जा सकती है। कॉल सेंटर्स की बात देखिए, कॉल सेंटर्स हमारे अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनके बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने कॉल सेंटर बंद कर दिए तो उनका बैक ऑफिस कैसे चलेगा? तो उनका कॉन्फिडेंस ही आप पे खत्म हो जाए कि आप कॉल सेंटर चलाने लायक नहीं है। ये चीजें बहुत बड़ी केयरफुली देखनी पड़ेंगी, और धीरे धीरे, लेकिन एट ए टाइम सारा स्टाफ नहीं, उसमें कमी करके, डिस्टेंसेस मेंटेन करके ये चीजें धीरे धीरे खोली ही जाएंगी। लेकिन मैं नहीं सोचता कि मॉल, सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स, थिएटर्स, ये चीजें जल्दी खुलने वाली हैं। कई महीने भी नहीं हो सकता ना खुले। फिर आप देखिए फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, वो देखना पड़ेगा कि फ्लाइट्स तो एक जोन से दूसरे जोन में जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी फ्लाइट्स खुलने वाली हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा कि इंडिया से फ्लाइट किस कंट्री में जा रही है, उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है। ये लॉकडाउन जो है, मैं ग्रीन जोन की बात कर रहा हूं कि वो भी धीरे धीरे, जहां तक रेड जोन का सवाल है, रेड जोन में तो आप सोच नहीं सकते कि अभी लॉकडाउन खोला जाएगा। एकदम से जो हम फ्लैटनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं कर्व को फ्लैटन करने में, वो एकदम से स्पाइक ऊपर चल जा सकता है। और हमारे जितने भी गेन्स अभी तक हुए हैं, वो सारे के सारे वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो आप अभी तक मेहनत की, वो भी बेकार जा सकती है। तो इसलिए लॉकडाउन करना आसान था, लॉकडाउन को खोलना स्ट्रेटेजिक चीज है, और बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ में धीरे धीरे पार्शियल लॉकडाउन होगा। जी, केयरफुल स्ट्रेटेजिक आप मूव की बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स जो आप फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अपने बारे में भी जरा बताइए। हम तो ये सोच के चलते हैं कई बार कि हम लोग शायद इम्यून हो चुके होंगे, हम लोग इतने पेशेंट्स देख चुके होंगे इनएडवर्टेंटली शुरू में, कि हमने शायद इम्यूनिटी डेवलप कर ली होगी। लेकिन ये सोच के नहीं चलते जब हम पेशेंट देखने लगते हैं, हम फुल प्रोटेक्टिव गियर में होते हैं, और इट्स लाइक ए स्पेस सूट। जब हम जाते हैं कोरोना वार्ड्स में या कोरोना आईसीयू में, आइसोलेशन वार्ड्स में, जो कि सील्ड होते हैं, उनका कोई फालतू आदमी वहां जा नहीं सकता, एंट्री बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, और वहां हम जाते हैं तो पूरे एक एस्ट्रोनॉट की तरह बन के जाना पड़ता है, ताकि आप वो हवा ब्रीथ ना करें इजीली। हालांकि वो सारे बड़े नेगेटिव प्रेशर पे चल रहे होते हैं, सारे कमरे जहां पेशेंट्स होते हैं, लेकिन स्टिल माइक्रो जो ड्रॉपलेट्स है वो फिर भी हवा में रह सकते हैं। सो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता होगा। डॉक्टर साहब, एक ये सब खबरें देख के आपको क्या महसूस होता है, जो कई जगह पे कोरोना वॉरियर्स पर अटैक्स हो रहे हैं, पुलिस पर, डॉक्टर्स पर, इन सब को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। ये हिंदुस्तान में ही देखा गया और किसी कंट्री में नहीं देखा गया। और जो लोग इतनी मेहनत करके, आप लोगों की खातिर अपना रिस्क उठा करके
अपनी फैमिली से दूर रह के काम कर रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में ही रुक रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप जिन लोगों के लिए आपने ताली बजाई थी, बर्तन बजाए थे, उन लोगों को नहीं समझते कि आप वो किसका फायदा कर रहे हैं, वो क्या अपना फायदा कर रहे हैं? नो, ये पब्लिक को सोचना चाहिए। मैं सोचता हूं कि 99% पब्लिक सोचती है, ठीक सोचती है, लेकिन ऐसे लोग एलिमेंट्स होते हैं जो या तो बेवकूफ हैं या अनपढ़ हैं या उनकी बुद्धि खराब हो जाती है ये सोच के, डर के मारे कि ओ इतनी दूर है लेकिन फिर भी कहीं मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, मेरे घर में किराएदार है कहीं मेरे को इन्फेक्शन ना कर दे। इस तरह के जो इंसिडेंट्स हुए हैं या डॉक्टर्स पे अटैक हुए हैं, बहुत शर्मनाक हरकतें हैं। और ये ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि अब ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस भी किए हैं कि सीधा इनको पकड़ के अंदर जेल में करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान ये किसी का भला नहीं सोच सकता जो अपना भला नहीं सोचता। जी डॉक्टर साहब, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, एंड वी आर साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स एंड जगबाणी टीवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रमित, थैंक यू।